सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आजकल आपने समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक सुर्खी देखी होगी कि जो भारत के जो नेवी के 8 ऑफिसर्स थे कतर में, उनको कतर के द्वारा जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये अफसर कौन हैं और क्यों इनको वहाँ पर जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई? ऐसे कौन से कारण थे कि कतर सरकार के द्वारा जो है इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है? इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे पहले थोड़ा-सा कतर का इतिहास जान लेते हैं। तो कतर क्या है कि कतर जो है वो पहले जो है वो तुर्की के अंडर में था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के द्वारा जो है वो कतर पर कब्जा कर लिया गया था, या ये कहें कि उस पर अधिकार कर लिया गया था। तो काफ़ी समय तक जो है वो उस पर जो है वो ब्रिटेन का जो है वो अधिकार रहा और उसके बाद ब्रिटेन ने जो है कतर को जो है, जब कतर के लोगों ने कहा कि भाई हमें जो है अब इससे आज़ादी दिए, तो उस समय ये हुआ कि कतर को जो है फिर ब्रिटेन ने जो है वो सऊदी अरब को दे दिया। यानी कि यूँ कहें कि सऊदी अरब को उसकी ज़िम्मेदारी दे दी कि आप लोग जो हैं वो कतर को देखें। क्योंकि कतर क्या है कि एक बहुत छोटा-सा देश है और उसकी जो आबादी है वो भी जो है आज की डेट में लगभग 25 लाख के करीब है और उस समय तो आप ये समझें कि बहुत कम जो है उसकी आबादी थी। ये समझें कि भारत का जो है एक छोटा-सा शहर के बराबर जो है वो कतर देश है। तो सऊदी अरब को कहा गया कि आप जो है कतर की देख-रेख करें। तो कई साल तक जो है सऊदी अरब के द्वारा जो है वो कतर की देखभाल की गई, यानी कि ये कहें कि उनके अंडर में रहा। लेकिन धीरे-धीरे जो है कतर के लोगों ने को ये एहसास हुआ कि भई हम किसी के मोहताज क्यों रहें और हम स्वयं जो हैं वो अपने देश को चलाने के लिए सक्षम हैं, तो हम क्यों जो हैं वो सऊदी अरब के अंडर में रहें। तो ये माँग वहाँ पर उठी और उसके बाद जो है उसको जो है कतर को जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया 1971। तो 1971 से जो है वो कतर जो है वो अ, स्वतंत्र राष्ट्र है। लेकिन हुआ ये कि जब कतर सऊदी अरब से अलग हो गया, तो चूँकि उसकी जो आबादी थी वो बहुत कम थी। तो ऐसे में और उसके आस-पास सऊदी अरब बहुत ताकतवर देश था और अन्य जो मुस्लिम देश हैं वो भी बहुत ताकतवर थे। तो उसको ये लगा कि हमारी आबादी बहुत कम है, क्षेत्रफल भी बहुत कम है, तो ऐसे में हमारी रक्षा कैसे होगी? तो अमेरिका से उन्होंने जो है कहा कि भई हमारे को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। तो अमेरिका ने क्या किया कि वहाँ पर जो है एक एयरफ़ोर्स बेस जो है वहाँ पर बना दिया और कहा कि एक हमने ये एयरफ़ोर्स जो बेस है वो यहाँ पर बना दिया है और आगे आप चिंता ना करें, आपके ऊपर अगर कोई भी जो है संकट आता है तो उसके लिए हम हैं। और वहाँ पर जो है अमेरिका का भी एक बेस है और इनके लिए जो बनाए हैं वो भी एक जो है वो बेस वहाँ पर बनाया हुआ है। तो धीरे-धीरे जो है इसी तरह से आगे कुछ साल बीते, लेकिन कतर को ये लगा कि भई हमें अपनी सुरक्षा के लिए तो कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन चूँकि उसके पास संसाधन नहीं थे और फिर उसने ये सोचा कि हम जो हैं एजेंसियों को हायर करते हैं। तो उसने कई एजेंसियों को भी जो है वो इस के लिए जो है हायर किया और कतर की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर जो एजेंसियाँ जो आई, उन एजेंसियों को वहाँ पर ये काम सौंपा गया कि भई आप यहाँ के जो मिलिट्री बेस है, उनको जो है आप तैयार करें और जो यहाँ के कतर के जो लोग हैं उनको जो है मिलिट्री की ट्रेनिंग दें। तो इसी क्रम में इसी क जो ये
मिलिट्री बेस का और जो वहाँ के नागरिक हैं उनको जो है ट्रेनिंग देने का जो सिलसिला था, इसी में जो है उन्होंने कुछ वर्ष पहले जो है एक कंपनी है ओमान की, और जिसका जिसका नाम है अल देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज। अल देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी ये एक ओमान की जो है वो कंपनी है। इसका जो मालिक है वो जो है खामिस अल अज़मी है, और इसको जो है ये ये कार्य सौंपा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है, जो हथियारों, जो नवीनतम हथियार हैं उनकी जो है टेक्नोलॉजी आप उनको मुहैया करवाएं। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या कहें कि यूँ कहें कि उनको चलाने का जो प्रशिक्षण है वो उनको दें, और जो हमारे जो नेवी के जो लोग हैं उनको जो है आप यहाँ पर ट्रेनिंग दें। तो ये जो कंपनी थी ये वहाँ पर जो है पिछले 7-8 साल से जो है वहाँ पर काम कर रही थी, और इसमें इस कंपनी के द्वारा जो है वो हमारे जो देश है भारत के जो हैं वो 8 नेवी अफसर्स को जो है इन्होंने हायर किया। तो वो जो 8 नेवी अफसर्स इस कंपनी में काम कर रहे थे, वो मैं उनके नाम आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन-कौन थे। तो वो थे एक कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। तो ये जो है ये 8 जो है वो नेवी के अफसर थे जो इस कंपनी के द्वारा इनको बुलाया गया, और वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को जो है प्रशिक्षण देने के लिए जो है वहाँ पर इनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो ये लोग भी जो है वहाँ पर काम कर रहे थे। इनके द्वारा यहाँ के ये जो रिटायर्ड थे ये जो सारे अफसर हैं, और भारतीय नेवी में इनके द्वारा जो है सराहनीय सेवा की गई। कभी इन पर कोई इस तरह का जो है कोई भ्रष्टाचार का आरोप जो है कभी नहीं लगा। तो ये लोग वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो हुआ क्या कि इस बीच में कतर को जो है नेवी के लिए जो है सबमरीन खरीदनी थी। तो सबमरीन जब उनको खरीदनी थी तो उनकी जो डील थी वो चल रही थी ईरान से, क्योंकि ईरान के पास जो है एक ऐसी सबमरीन की टेक्नोलॉजी है कि जब आप जैसे कि जानते हैं कि सबमरीन जो है वो पानी के नीचे चलती है, और उसका पानी की जब वो पानी के नीचे चलती है तो उसका पता नहीं चलता है कि कहाँ जो है सबमरीन आ रही है, और कहाँ से वो कहाँ पहुंच जाएगी इसकी जो है जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन चूँकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो उसके भी तोड़ जो है वो कई देशों के द्वारा जो है निकाल लिए गए हैं। जैसे कि अभी हाल में आप देखें कि जो मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए, जैसे रसिया के पास S-400 है, अभी इसराइल के पास जो है अपना आयरन ड्रोन है, तो आयरन डोम है। तो ये जो है पहले से पता कर लेते हैं कि मिसाइल कहाँ से आ रही है, उसको हवा में ही जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से जो है सबमरीन के मामले में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि जिससे उसका पता चल जाता है। लेकिन उनके पास एक विशेष टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग करके जो है वो इस सबमरीन में जो उसका लगाते हैं तो उससे जो है वो सबमरीन का जो है पता नहीं चल पाता। तो कुवैत ने जो है उनके साथ जो है इसके सबमरीन खरीदने की बातचीत चल रही थी। तो इस बीच में जो वहाँ की जो कुवैत की जो खुफिया इंटेलिजेंस है, जो वहाँ की या ये कहे कि जो वहाँ की पुलिस है, तो वहाँ का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनके द्वारा कतर सरकार को ये बताया गया कि ये जो कंपनी यहाँ पर है और इसके जो कुछ लोग हैं वो जो हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है उसको इज़राइल को बता रहे हैं, इज़राइल को दे रहे हैं। आप जानते हैं कि कुवैत और इज़राइल के संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और ऐसे में जब कोई
दुश्मन देश हो और उसको ये पता चले उस देश को कि भाई हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो उन्होंने जो है वो इन लोगों को जो है वो तुरंत जो है वो अरेस्ट कर दिया। तो पहले तो जब इनको अरेस्ट किया और जिसमें उस कंपनी के जो है सीईओ भी थे, और इनको अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको जो है अरेस्ट क्यों किया है। काफ़ी समय तक ये मामला चलता रहा और उसके बाद जो है जब कोर्ट में जब इनको पेश किया गया, इससे पहले कहीं मीडिया में भी ये कोई पता नहीं था और कहीं किसी भी समाचार पत्र में किसी जो है वो किसी न्यूज़ चैनल पर ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि ये जो अरेस्टिंग हुई है वो क्यों हुई है। उसके बाद जब कोर्ट में जब इनको पेश किया गया तो वहाँ पर जो है ये बताया गया कि भाई इन लोगों के द्वारा जो है वो अ, देश के लिए जो है वो जासूसी की जा रही थी और इसलिए जो है इन पर जो है मुकदमा चलाया गया। तो इन पर मुकदमा चला और मई मई 23 में जो है वो जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई और जो जज थे उन्होंने ये कहा कि भाई हमने सुनवाई जो है वो पूरी कर ली है और अब हम जो हैं वो बाद में जो है इसको फैसला सुनाएंगे। तो 26 अक्टूबर 23 को जो है वो वहाँ की जो निचली अदालत है उसके द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि यह जो इन पर आरोप हैं वो सही हैं और इनको जो है वो फांसी की सज़ा दी जाती है। उसके बाद जो है वो पूरे सभी समाचार चैनलों में और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब ये बात जो है वो सामने आई तो बहुत एक तूफान सा खड़ा हो गया और भारतीय एजेंसियां भी, भारत सरकार ने भी जो है इस पर कड़ी आपत्ति जो है वो दर्ज कराई है और कुवैत से कहा है कि भाई हमारे जो अफसर हैं ये ऐसे नहीं हैं और इस पर जो है निगोशिएशन किया जाना चाहिए। अब मैं बताऊं कि भारत और कुवैत के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारी लगभग जो है वहाँ पर 10,000 के करीब कंपनियां जो है वहाँ पर काम कर रही हैं और भारत जो है अपने तेल आयात का 90% हिस्सा जो है वो कुवैत से खरीदता है। यानी कि जो हमारी आवश्यकता है उसका 90% जो है वो तेल जो है वो कुवैत से खरीदता है और बहुत सारी जो है हमारी जो कंपनियां हैं वहाँ पर काम कर रही हैं। तो जो राजनयिक स्तर पर जो हमारे संबंध हैं वो कुवैत से जो है बहुत अच्छे हैं। तो भारत सरकार ने इस पर जो है वो तुरंत जो है एक्शन लिया, वहाँ की एजेंसियों से बातचीत चल रही है और हालांकि अभी जो ये फैसला आया है वो निचली अदालत का है। अभी उस पर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, जैसे कि हमारे देश में है, तो उसमें भी बात जाएगी। लेकिन अब जो है उस पर जो है भारत के द्वारा जो है वो उस पर पहल शुरू कर दी गई है और वहाँ कुवैत सरकार से जो है उस पर बातचीत चल रही है। तो आशा है कि उस पर जो है ऐसा कोई फैसला जो है नहीं आएगा ऊपरी अदालतों के द्वारा और भारत सरकार जो है उसको मैनेज कर लेगी। इस बीच आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुवैत जो है वो पहले बहुत गरीब देशों में शुमार था। लेकिन बाद में जो है धीरे-धीरे जो है जब वहाँ पर तेल के भंडारों का पता चला और गैस का पता चला तो उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पर विदेशी कंपनियों को हायर किया और उनसे जो अपने गैस और जो है वो तेल भंडार जो है वहाँ पर उनका बनवाया और उनको वहाँ से बड़ी मात्रा में जो है तेल और गैस जो है उनके द्वारा निकाली गई। तो आज कुवैत जो है वो बहुत अमीर देशों में शुमार है और इसकी बानगी आप ये देखें कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप जो है उन्होंने अपने यहाँ पर आयोजित किया। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फीफा वर्ल्ड कप का जो खर्चा है, वो कई देशों की जीडीपी के बराबर आता है। लेकिन जो है कतर ने जो है अपने यहाँ पर, क्योंकि अब उसके पास पैसे की कमी तो है नहीं, और तेल और गैस जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, तो वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जो हमने फीफा वर्ल्ड कप को जो है वो अ, संपन्न करवाया। और जैसे कि पता है कि जो अरब कंट्रीज़ के जो देश हैं वहाँ पर कानून जो है वो बहुत सख्त हैं। तो जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने वहाँ पर जो है एक आदेश जारी किया था कि कोई भी जो प्लेयर है वो फील्ड में जो है वो अपनी
जर्सी जो है वो नहीं निकालेगा, यानी कि वहाँ पर जो है अपना बदन नहीं दिखाएगा। तो इसको सब ने फॉलो किया था और उसके बाद जो है एक दो जगह पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई भी थी, तो उन पर जो है बड़ी पेनल्टी जो है उन पर लगाई गई थी। इसी तरह से वहाँ पर जो है आप ये कहें कि जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो देश हैं, जो यूरोपीय कंट्रीज़ के देश हैं, वो जब आते हैं खेलने के लिए तो स्वाभाविक है रात को जो है अपना एंजॉय करते हैं वो लोग। लेकिन वहाँ पर जो है इसकी मनाही है। तो वो लोग जो है वहाँ से जो है कतर की सीमा से बाहर जाकर जो है वो अपना जो है वो एंजॉय करते थे और उसके बाद फिर कतर में आते थे। तो इस तरह के वहाँ पर जो कानून हैं वो बहुत सख्त है। इसी तरह से जो फांसी की जो वहाँ पर बात आ रही है कि उनको फांसी नहीं कहें, यूँ कहें कि मौत की सज़ा जो उनको दी गई है। तो हमारे देश में तो मौत की सज़ा जो दी जाती है वो फांसी लगाकर जो है दी जाती है, लेकिन वहाँ पर जो है वो मौत की सज़ा जो है वो अ, गोली मार कर दी जाती है, यानी उनको फायर करके जो है उनको मारा जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है वो मौत की सज़ा बहुत रेयर केस में दी जाती है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है जब से कतर बना है, वहाँ पर सिर्फ़ 21 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। और ये अभी जो मौत की सज़ा सुनाई गई है, ये भी जो है 15 साल के बाद सुनाई गई है। और उसमें भी जो मौत की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उनमें अधिकतर जो है वो 18 केस ऐसे थे जो कि मर्डर के थे, यानी कि उन जिन लोगों के ने मर्डर किया था, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी और 1-2 केस जो है दूसरे किस्म के थे। तो वहाँ पर जो है ये जो मौत की सज़ा है वो इन लोगों को सुनाई गई है। लेकिन हमें आशा है कि भारत सरकार जो है इसको राजनयिक स्तर पर जो है वो सॉल्व कर लेगी और ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारे जो नेवी अफ़सर हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई वहाँ पर हो। कतर के बारे में एक जानकारी और देना चाहूँगा कि कतर में जो है वो जो वहाँ की जो राजधानी है, दोहा है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो पर्यटन के लिहाज से भी बहुत जो है वो अच्छी है और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और बहुत अमीर देशों में जो है कतर को जो है शुमार किया जाता है। तो ये थी जानकारी जो हमारे देश के जो 8 नेवी अफ़सर हैं, उनको मौत की सज़ा के संबंध में कि क्यों उनको मौत की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। तो आशा है आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।